हेलो सूर्या। नमस्कार मैम। नमस्कार। थोड़ी देर देख लेते हैं 35 तक, और कोई ज्वाइन करता है क्या? ठीक है, ओके। 35 पे स्टार्ट कर देंगे। हेलो रश्मि। नमस्कार मैम। नमस्कार। 35 तक देख लेते हैं, और कोई आता है फिर 35 पे स्टार्ट कर देंगे क्लास। ओके। लास्ट क्लास में बोर्स मॉडल मैंने बता दिया था ना। यस मैम। मैम आपने बोर्स मॉडल के 5 पॉइंट्स लिखवा दिए थे। हाँ, तो ये ओवर हो चुका है। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, तब उन्होंने ये बात कही थी कि मास ऑफ एटम जो है टोटली उसके न्यूक्लियस पे बेस करता है। और जो एटम का मास है वो प्रोटॉन, जिसके लिए, सॉरी, एटम के मास के लिए जो प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन आगे चलकर अर्ली 20th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मास ऑफ द एटम इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ऐसा हर केस में सही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और उसका मास मान लिया गया 1 यूनिट। हीलियम का दूसरा एलिमेंट है, हीलियम के एटम में दो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इसका मास 2 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हीलियम का मास 4 यूनिट होता है। तो इससे ये डाउट हुआ कि इसका मतलब एटम के मास के लिए
सिर्फ प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि प्रोटॉन्स के अलावा भी कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में प्रेजेंट है जो एटॉमिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर आगे चल के इस पे काम हुआ और इन करीब 1932 में एक साइंटिस्ट आए, जेम्स चैडविक। ये रदरफोर्ड के अंडर ही काम करते थे। इन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल को। सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास जो था, उन्होंने कहा कि इसका मास नियरली प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। ठीक है, whose mass is nearly equal to proton but has no electrical charge। मीन्स अगर इस पे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है तो ये पार्टिकल न्यूट्रल है, और इस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा न्यूट्रॉन, और इसको सिंबल दिया स्मॉल एन का। ठीक है, दिस न्यूट्रल particle was named as neutron, और इसका सिंबल उन्होंने दिया स्मॉल एन। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि ये न्यूट्रॉन्स जो हैं ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, और मास ऑफ एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ। मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मास ऑफ एनी एटम। तो अब ये हीलियम वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, क्योंकि उसका एटॉम, उसमें 2 प्रोटॉन्स थे और उसका जो मास था 4 यूनिट था। तब ये समझ में आया कि उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए उसका मास जो है हाइड्रोजन के मास से 4 टाइम्स आ रहा है। क्लियर है? इन्होंने कहा, नोट कर लीजिए इसको भी, न्यूट्रॉन was found in the nucleus thus mass of an atom is due to its protons and neutrons। ठीक है, अब इसके खोज के बाद जब इसकी डिस्कवरी हो गई तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन हो गए, और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कौन कौन से हैं? सब एटॉमिक
पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका सिंबल हुआ E माइनस, और चार्ज क्या हुआ इसका -1। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल पता चला प्रोटॉन, इसका सिंबल हुआ P+ और चार्ज हुआ +1। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल पता चल गया न्यूट्रॉन, इसका सिंबल हो गया N, तो कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है उस पे, इसका सिंबल ऐसे हो गया। ठीक है, तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। हम आपकी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक से सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल्स के बारे में सबसे पहले डॉल्टन ने सोचा, करीब इन 1803 में। फर्स्ट साइंटिस्ट थे डॉल्टन, जिनके दिमाग में आया कि एलिमेंट्स का नाम लेने के बजाय अगर हम लोग कोई सिंबल बनाएं और उसको यूज करें तो ज्यादा आसान होगा, इजी हो जाएगी। जॉन डॉल्टन। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, what is written in symbol second one? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। Okay, ma'am. दिस इज हेडिंग। ठीक है, तो सिंबल्स के बारे में सबसे पहले जो है जॉन डॉल्टन ने ही सजेस्ट किया, यही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा। was first scientist to use symbols for elements। उन्होंने जो सिंबल्स यूज किए वो जो थे, मतलब वो पिक्टोरियल सिंबल उन्होंने यूज किए। और उन्होंने जैसे सिंबल बनाए, सपोज जैसे हाइड्रोजन का उन्होंने ऐसे बनाया, पिक्चर के फॉर्म में थे, पिक्टोरियल सिंबल, पिक्टोरियल सिंबल्स यूज किए उन्होंने। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का ऐसा बनाया उन्होंने, कार्बन का ऐसे बनाया, मतलब पिक्चर के बेस पे सिंबल उन्होंने डिसाइड किया। ऑक्सीजन का ऐसा बनाया, फिर फास्फोरस का बनाया, मतलब सो मेनी सिंबल्स बनाए उन्होंने। आपकी बुक में दिए, आप उन्हें देख लीजिएगा, उसको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते। आपको बस इतना जानना है कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जॉन डॉल्टन 1803 में, जिन्होंने फर्स्ट ये रियलाइज किया कि सिंबल का भी हम लोग यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स के नाम की जगह पे, और उन्होंने पिक्टोरियल सिंबल्स का यूज किया। इसके बाद 1813 में एक दूसरे साइंटिस्ट है बर्जीलियस। इन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग पिक्टोरियल सिंबल की जगह पर अगर ऐसे लेटर्स यूज करें जो एलिमेंट के नाम के फर्स्ट लेटर पे बेस्ड हो, तो ये हमको याद रखना भी आसान होगा और सिंबल बनाना भी ज्यादा आसान होगा। तो फिर इसके बाद इन्होंने बर्जीलियस ने सजेस्ट किया, सजेस्टेड दैट symbols of elements
be made from one or two letter of the name of element। तो इस तरह से हमको सिंबल याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट का नेम हम जानते ही रहेंगे और उसके फर्स्ट या दो लेटर को यूज करके अगर सिंबल बनाते हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो बर्जीलियस का जो ओपिनियन था ज्यादा सक्सेसफुल हुआ आगे चल के। और प्रेजेंटली जो हम लोग यूज करते हैं, एक इसे कहते हैं IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये प्रेजेंटली यही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अप्रूव करती है किसी भी एलिमेंट के नेम को, उसके सिंबल को और किसी भी यूनिट को। तो आज भी ये सक्सेसफुल है, ये ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल करती है सब चीजों को। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में IUPAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्या है एक्चुअल में? इट इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है which approve names of elements, symbol of element and units, सब चीज को यही अप्रूव कर देती है। ठीक है, IUPAC ने सिंबल्स को राइटिंग करने की मतलब, और किसी भी एलिमेंट के नेम को राइटिंग करने के और सिंबल्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए और कुछ नॉर्म्स बनाए। वो नॉर्म्स जो हैं हमारे, आपको जानने चाहिए क्या क्या नॉर्म्स है। जिसमें फर्स्ट नॉर्म्स उन्होंने बनाया, सॉरी, कि उसके नॉर्म्स के हिसाब से बहुत से जो एलिमेंट के नेम होते हैं उसके फर्स्ट लेटर को उन्होंने यूज किया सिंबल बनाने के लिए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैनी सिंबल्स आर फर्स्ट, फर्स्ट वन मतलब एकदम फर्स्ट लेटर जो है वो, और टू, किसी किसी सिंबल में दो लेटर का भी यूज किया है, टू लेटर्स ऑफ एलिमेंट्स नेम। और ये एलिमेंट का नेम इन इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश में जो बोला जाता था इन, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही थी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज होती है और हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम से फिर बुलाया जाने लगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे कि सेम एलिमेंट का नाम हमारे यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, दूसरी कंट्री में कुछ और बोल रहे हैं।
तो इसलिए एक क्राइटेरिया बनाया गया, उसी बेसिस पे फिर नाम रखे गए कि इंग्लिश में जो नाम है उस एलिमेंट का, उसके फर्स्ट लेटर को या कई बार दो लेटर लेकर के सिंबल बनाया गया। ठीक है। और हमेशा जो है उन्होंने रूल बनाया, सेकंड पॉइंट, कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और सेकंड लेटर को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। फर्स्ट लेटर of a symbol is always written as capital letter while second letter is written as small letter। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H। ठीक है, फर्स्ट लेटर ले लिया है। इसी तरह एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम, इसका सिंबल बनाया दो लेटर से, फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल, एल्यूमिनियम। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का सिंबल बना कैपिटल C और सेकंड लेटर O। ये हमेशा ध्यान रखना होगा सिंबल लिखते समय कि फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है और सेकंड लेटर आपको स्मॉल लिखना है। अगर सेकंड लेटर कैपिटल लिख देंगे तो सिंबल गलत माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि कुछ फर्स्ट टू लेटर लेने में ऐसा होने लगा कि कई बार कुछ सिंबल कॉमन होने लगे। तो फिर ऐसा कहा गया कि फर्स्ट लेटर तो वही लिया जाएगा जो उसके नेम का फर्स्ट लेटर है एलिमेंट के, लेकिन सेकंड लेटर हम लोग वो ले सकते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा प्रोमिनेंट हो। तो इस तरह से भी सिंबल कुछ बनाए गए, इसको भी नोट कर लीजिए। सिंबल ऑफ some elements are formed from first letter of the name and a letter, sorry, appearing लेटर, बाद में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि सेकेंड ही है। इन द नेम, जैसे इसमें भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल बना C कैपिटल और L स्मॉल। L जो है सेकंड लेटर नहीं है, थर्ड लेटर है, ये बोलने में ज्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन का सिंबल बना Cl। इसी तरह जिंक का सिंबल बना Zn, N भी सेकंड लेटर नहीं है। ठीक है?
लेकिन सिंबल बना इससे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अभी तक जो सिंबल बने थे वो सारे उन नेम से बने जो इंग्लिश में एलिमेंट के लिए जाते थे। आगे चल के जो है ऐसा भी हुआ कि बहुत से एलिमेंट जिनको ग्रीक या लैटिन या जर्मनी में जिस नेम से बुलाया जाता था उस नेम के बेसिस पे भी सिंबल बने। तो कुछ सिंबल ऐसे भी बने। सम सिंबल्स टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। इस पे भी बेस बने। जैसे एग्जाम्पल इसमें भी दे देते हैं कुछ। जैसे कॉपर का सिंबल हुआ CU, बना, सॉरी, CU सिंबल बना। और ये नाम आया सिप्रस से। सिप्रस में ये पाया जाता था और ये क्यूप्रम से आया। क्यूप्रम। इसी तरह से आयरन का नाम आया Fe। ये जो है फेरम से आया। ये फेरम जो है ये हमारा लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये दोनों ही लैटिन है। इसके बाद और भी एग्जांपल हो सकता है। मरकरी का नाम आया जैसे, मरकरी का सिंबल बना Hg। और ये ग्रीक वर्ड जो है हाइड्रेगस से आया। ये ग्रीक वर्ड है। इसी तरह से टंगस्टन का नाम आया जिसका सिंबल है W। और ये जर्मन वर्ड वॉल्फ्राम से आया। ये जर्मन वर्ड है। मैक्सिमम नेम जो इंग्लिश से आए और उसके बाद लैटिन से भी काफी नेम है। जैसे सोडियम है हमारा, ये भी लैटिन नाम है। नेट्रियम, इससे इसका सिंबल बना Na। पोटेशियम है, इसका सिंबल होता है K। ये गैलियम से आया। ये सब जो है लैटिन नेम है। तो इस तरह से लैटिन नेम, ग्रीक नेम और जर्मन नेम से भी सिंबल बने। ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में जो है एक टेबल दिया है, टेबल 8.2। ये टेबल आपको याद करना है। नेम ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल
दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, ये होमवर्क है, आपको ये याद करना है, ये टेबल। और कल जो क्लास में ये टेबल मैं पूछूंगी, तो आपकी कॉपी पे फोकस करके मैं लिखवाऊंगी टेबल, मतलब सिंबल। आप याद करके अच्छे से आना है इसको, सारे नेम के साथ सिंबल क्या क्या है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे बेस करता है। मीन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसका वही एटॉमिक नंबर होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होता है और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इन दोनों के नंबर पे बेस करता है। ठीक है, हम यहाँ डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस of an atom of an element is known as its atomic number। और इसका सिंबल होता है Z, कैपिटल Z। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे हमको मालूम है कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना, अभी मैंने बताया भी था। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये चीज, सिंस एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, therefore number of protons is equal to number of electrons equal to atomic number। मतलब हमको अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जान सकते हैं और उसके एटॉमिक नंबर को भी बता सकते हैं। या हमको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मास। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो आप एक बार मेरे को बता सकते हो कि ये जो टेबल 8.2 है, इसे को क्या करना है हमें? यू हैव टू लर्न दिस टेबल, ओके मैम। है ना। आपको नेम एंड अलोंग विद द सिंबल याद करना है। टुमारो आई विल आस्क। ओके मैम। ठीक है, आपको क्लास शुरू होने से पहले मैं सोच रही हूँ आप इसको याद कर लीजिए, एक बार मैं पूछ लूंगी। तो क्योंकि ये केमिस्ट्री की अभी स्टार्टिंग हो रही है ना नाइन्थ में आप लोग को, यस सिंबल्स। मैम। हाँ, सिंबल्स जितना अच्छी तरह आपको मालूम रहेंगे और याद रहेंगे ना, तो टेंथ के केमिस्ट्री में आपको आसानी होगी।
तो जितने आप ज्यादा याद कर सके उतना अच्छा है। तो फिलहाल आपके बुक में जितना दिया हुआ है आप इसको अच्छे से याद करिए, और कल मैं पूछूंगी, अगर अच्छे से याद रहेगा तो अच्छी बात है ना। ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। हमको जैसा कि मालूम है कि न्यूक्लियस में किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, और किसी भी एटम का मास इन दोनों के नंबर पर डिपेंड करता है। तो जो मास नंबर है इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो हम इसकी डेफिनेशन में भी यही चीज लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called its mass number। ठीक है। मास नंबर का सिंबल होता है कैपिटल ए। एटॉमिक नंबर का जेड होता है, मास नंबर का ए। ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है। सिंस बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट in the nucleus, they are known as nucleons। कभी कभी न्यूक्लियस की डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में। ठीक है। अब हमको जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सिंबल ऑफ एलिमेंट सब मालूम चल गया। तो एक स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर किसी एटम के सिंबल को लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो लिखिए, इन द स्टैंडर्ड नोटेशन symbol of an atom। इसमें जो है जो एलिमेंट का सिंबल है उसको लिखेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, और यहाँ ऊपर की तरफ मास नंबर लिखेंगे।
और नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख के भी बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हम लोग, हाइड्रोजन का छोड़, हीलियम का जैसे सिंबल होता है He, तो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया। ऊपर इसका मास नंबर लिखेंगे, इसका मास होता है 4, और नीचे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर होता है 2। इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन का सिंबल लिख दिए, फिर इसका मास नंबर होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर इस तरह से सिंबल लिखा हुआ क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये क्या है, हटाओ इससे सूर्य। अगर इस तरह से सिंबल लिखा हुआ किसी भी एलिमेंट का आपको मिलता है और क्वेश्चन में पूछता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या मास नंबर क्या है, या एटॉमिक नंबर क्या है, या कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो आप इससे निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हीलियम का ही है, तो ऊपर मास नंबर 4 लिखा है, तो इसका मतलब, और नीचे 2 का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमको बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में, तो हमको समझ में आ गया कि इसमें 2 प्रोटॉन है, और 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, तो 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मास नंबर 4 है, तो इसका मतलब 4 - 2 की है, तो 2 न्यूट्रॉन है। तो तीनों नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। आ रहा है समझ में सबको, क्लियर हो रहा है? हम्म? इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अगर बुक में दिए होंगे तो हम करा भी देंगे, नहीं दिए होंगे तो हम अपने मन से भी करा देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आएंगे भी आगे चल के। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, ये नेक्स्ट हेडिंग है जिससे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है ना। तो मीटिंग अभी एंड कर रहे हैं, और सबका कंप्लीट हो गया। 1 1 मिनट मैम, लास्ट टाइम। हाँ ठीक है। डन मैम। ओके, सूर्या योर इज ओवर। यस मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार रश्मि। नमस्कार मैम। अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, ओके। ओके मैम।